वो तो इनको दिखेगी स्क्रीन पे। तो उधर शेयर नहीं हो सकती? मैं वही सोच रही थी कि उसमें, इसमें भी तो चला सकते हैं, उसमें नहीं चल रहा है तो इसमें जूम खोलनी पड़ेगी। टेक्नीशियन। ब्राउजर में जाके। गुड आफ्टरनून अरुण। तरुण।
Okay. Am I audible? Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay, so last class में हम इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस कर रहे थे. Yes, ma'am. बाद में मैं आपको आंसर की सेंड कर दूंगी. आपने अपने नंबर कैलकुलेट करके मुझे बता देना है. ठीक है? ठीक है, जो टेस्ट हुआ था उसके आंसर की. Okay, ma'am. हाँ जी. सो जो हमने इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था उसमें हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ लिया था. क्लियर? उसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो. कोई डाउट नहीं है मैम. पक्का? ठीक है. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक Yes, ma'am. चीज हमने स्किप कर दी थी, दैट इज ट्रांसफर ऑफ चार्ज. कि चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कौन कौन से मेथड से ट्रांसफर होता है. सो फर्स्ट मेथड इज कंडक्शन. ठीक है, पहला मेथड आ गया कंडक्शन. अब कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन का मतलब क्या होता है? कंडक्ट करना किसी चीज को आगे से आगे. ठीक है, विदाउट मूविंग, मतलब जो हीट में होता है वो तो विदाउट मूविंग होता है. आगे कंडक्ट करना विद फिजिकल कांटेक्ट. कंडक्शन या कंडक्ट कब होगा? जब बॉडी फिजिकल कांटेक्ट में आएगी. तो सपोज आपके पास एक चार्ज्ड बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज, और वहीं पे एक न्यूट्रल या फिर अनचार्ज्ड बॉडी आप बोल सकते हो. ठीक है, तो जब इन दोनों को आप टच में लेके आओगे तो इस बॉडी से चार्ज इस बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा. सिंपल ट्रांसफर ऑफ चार्ज. जैसे गर्म चीज को टच करते हो तो हीट जो ट्रांसफर हो जाती है, वैसे यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर हो रहा है. तो ये तो सिंपल कंडक्शन हो गया. फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रिक्शन. अब फ्रिक्शन क्या होता है? पहले फ्रिक्शन से कैसे चार्ज ट्रांसफर होगा? Opposing force को कहते हैं. सुटेबल ऑब्जेक्ट्स. अब होता क्या है, दो मटेरियल्स होंगे, उनमें से एक हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन है. तो कौन ट्रांसफर करेगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव को चार्ज ट्रांसफर करेगा. ठीक है, अब होगा क्या? सपोज आपने क्या किया, एक सर्दियों में होता है जैसे हमारी स्किन ड्राई होती है, तो कई बार जो वुलन क्लोथ्स होते हैं हमारी स्किन के साथ जब रब हो जाते हैं तो हमें क्या एक चड़चड़ सी आवाज सुनाई देती है, और कई बार अंधेरे में स्पार्क भी दिखता है. और सबसे ज्यादा दिखता है जब हेयर, जो हमारे हेयर हैं ड्राई होते हैं ना, जब वो किसी वुलन क्लोथ के या फिर कोम, ठीक है, जो प्लास्टिक कोम होता है उसके कांटेक्ट में आते हैं, तब ज्यादा हमें वहां पे चार्ज फील होगा. आप सडनली देखो, आप बेड से उठ के जा रहे हो ब्लैंकेट से, और सडनली आपने डोर के हैंडल को टच कर लिया जो कि मेटल का बना है, तब आपको एक झटका सा फील होता है. तो होता क्या है, जब आप आपके हैंड जो है ब्लैंकेट के साथ रब हुए तो आपके हैंड्स पे आ गया चार्ज. ठीक है, अब वो चार्ज है, अब वो चार्ज आपके हाथ से कहाँ पे चला जाएगा? उस मेटल डोर के थ्रू अर्थिंग हो जाएगी उसकी. मेटल गया, ठीक है, मेटल से फिर नीचे अर्थिंग हो जाती है. तो फ्रिक्शन से भी चार्ज ट्रांसफर हो सकता है. देन थर्ड मेथड इज इंडक्शन. ठीक है, इंडक्शन का मतलब क्या होता है? इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट कांटेक्ट, इनडायरेक्ट. इंडक्शन मींस विदाउट कांटेक्ट या इनडायरेक्ट. अब इसमें विदाउट कांटेक्ट चार्ज की इन्फ्लुएंस से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, पर इंड्यूस होगा. अब चार्ज के इन्फ्लुएंस का मतलब है एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पड़ा है तो कुछ डिस्टेंस तक आपको पता है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, जहां तक ये दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है. वैसे ही नेगेटिव चार्ज, उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो उसके अंदर की तरफ आ रही है. कोई भी चार्ज बॉडी पड़ी है उसकी फील्ड होती है. ठीक है, वैसे यहाँ पे सपोज करो एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है आपकी, इसको आप न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लेके गए. जब आप न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लेके गए, अब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे क्या होगा? इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा. ठीक है, तो जब मैं इसको इसके पास लेके जा रही हूँ तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होगा, और नेगेटिव चार्ज जो है दूर जाना शुरू हो जाएगा. तो नेगेटिव चार्ज इस एंड पे इकट्ठा होगा
पॉजिटिव चार्ज इस एंड पे इकट्ठा होता चलेगा। फिर जैसे जैसे मैं इसको इसके पास जैसे यहाँ तक ले आई तो नेगेटिव के लिए रिपल्शन बढ़ गई। तो जब मैं यहाँ पे अर्थिंग वायर लगा दूं, अगर मैंने यहाँ पे अर्थिंग वायर लगा दी तो अर्थिंग वायर से सारे के सारे चार्ज की अर्थिंग हो जाएगी। कौन सा चार्ज भागेगा? नेगेटिव पास आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज भाग जाएगा, रिपेल होगा ना, तो उसकी अर्थिंग हो जाएगी। और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ अट्रैक्ट होगा, इस एंड पे इकट्ठा हो जाएगा। अब इसकी अर्थिंग करती नेगेटिव चार्ज की। अब इसके बाद अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से दूर भी लेके जा रही हूँ, यहां से दूर भी लेके जा रही हूँ, तो एट द एंड इसके पास दूसरे ऑब्जेक्ट के पास कौन सा चार्ज बचेगा? पॉजिटिव। तो ये जो चार्ज है इसको हम पढ़ते हैं इंड्यूस चार्ज। प्रोड्यूस और इंड्यूस में क्या फर्क होता है? इंड्यूस का मतलब पहले नहीं थी चीज, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के इन्फ्लुएंस से आई है, ठीक है, पहले नहीं था ना इस पे चार्ज। और प्रोड्यूस होने का मतलब है कोई पोज होता है, उसका कोई रीजन होगा, जैसे कि प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी चीज की, ठीक है। पर ये क्या हुआ है? इंड्यूस हुआ है, तो ये इंडक्शन हो गया। इंडक्शन का मतलब होता है इनडायरेक्ट मेथड से, विदाउट टचिंग कोई चीज आई है, ठीक है, इंड्यूस हुई है। जैसे कि इंडक्शन हम यूज करते हैं ना, अब इंडक्शन जो खाना बनाने के लिए यूज होता है उसमें क्या होता है? आपको डायरेक्ट फ्लेम, डायरेक्ट हीट तो दिखती नहीं है, इनडायरेक्ट हीटिंग होती है ना उसमें, इसलिए उसको इंडक्शन बोला जाता है। अब नेक्स्ट चलो, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट बच गया था, वो करवाया मैंने। वैसे हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। क्या होता है रेजिस्टेंस? अरुण, क्या होता है रेजिस्टेंस? सब्र करो, तुम्हारी बारी भी आएगी। अरुण, हर्षदीप, आप बताओ। हम ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज का जो फ्लो है उसके लिए जो ऑपोजिशन ऑफर्ड होती है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कह रही हूँ, रेजिस्टेंस का कोज क्या है? किस वजह से आता है रेजिस्टेंस? निवेश? मटेरियल की प्रॉपर्टी, मटेरियल की वजह से आता है। मटेरियल में मतलब डिपेंड करता है उस पे कितना जो आएगा, इंसुलेटर्स होते हैं, अच्छा ये बताओ, जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें रेजिस्टेंस होता है? यस मैम, उनमें बहुत ज्यादा होता है। दैट्स मैम कभी फ्लो नहीं कर पाता चार्ज। देखो, रेजिस्टेंस कंडक्टर्स में, ठीक है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। अब आप बोलोगे कंडक्टर तो कंडक्ट करता है, कंडक्ट करने का काम करता है ना, कंडक्ट करने का काम करेगा तभी तो क्या होगा, इसमें ऑपोजिशन आएगी। एक रोड है भाई, शुरू ही नहीं हुआ है, बंद है, तो उसमें गाड़ी जब चलेगी नहीं उसमें तो उसको रुकावट आएगी, जब उस पर चलना ही नहीं है। इंसुलेटर के अंदर तो इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकते, ठीक है, मतलब फ्लो ऑफ करंट तो उसके अंदर होगा ही नहीं, तो उसके अंदर हम रेजिस्टेंस को कैसे कंसीडर करेंगे? अगर ऐसे होता कि उनके अंदर रेजिस्टेंस है, वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को आगे जाने से रोक रहे हैं, तब हम मान सकते थे कि उनके अंदर क्या है, रेजिस्टेंस है। बट उनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो उनमें करंट चलेगा ही नहीं। करंट चलता है कंडक्टर्स में, तो कंडक्टर्स में ये रेजिस्टेंस होता है। अब कंडक्टर में भी कुछ होते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर जो हाफ कंडक्टर हाफ इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। मैंने इनकी रेजिस्टिविटी बताई थी, कैसे चेंज होती है इनकी रेजिस्टिविटी? हाँ, देखो कंडक्टर जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे, बट जब इनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है दे बिहेव लाइक कंडक्टर, यानी कि अब ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे, कंडक्टिविटी इनकी बढ़ जाती है,
यहाँ पे इनकी कंडक्टिविटी कम है, यहाँ पे इनकी कंडक्टिविटी बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? अब देखो ऐसे होता है कुछ इनका डायग्राम, आप कंसीडर कर सकते हो। एनर्जी लेवल मैं बताऊं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, जब ये इलेक्ट्रॉन ना ऐसे थोड़ा बाउंड है, जब इनको एनर्जी मिली तो ये नेक्स्ट एनर्जी शेल में क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। जब इन्होंने मूव करना शुरू कर दिया, ऐसे जंप करना शुरू कर दिया, हायर एनर्जी लेवल पे जंप करना शुरू कर दिया, यानी कि इन्होंने आगे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर दिया, तो रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बट अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स में जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी ड्यू टू कोलिजन। इसका रीजन है कोलिजन, आपस में टकराना शुरू कर देते हैं मॉलिक्यूल्स, तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, और रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी बताई थी मैंने आपको, दैट इट डिपेंड्स अपॉन रो L by A, where रो इज रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। कौन सा मटेरियल है, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, अलग अलग मटेरियल होते हैं तो रेजिस्टिविटी भी सबकी अलग अलग होगी। ठीक है, बट कॉपर के लिए सेम रहेगी, एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए कांस्टेंट है। और दूसरा लेंथ और एरिया ऑफ क्रोसेक्शनल एरिया, यानी ये एंड्स के एरिया पे डिपेंड करता है। अगर एरिया ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे यानी ज्यादा करंट, तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ये पढ़ा था। फिर मैंने कॉम्बिनेशन बताया था कि रेजिस्टेंस को अगर आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो इसी तरह से टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए इनको ऐड कर देना, और इनको अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो वैसे ही रेसिप्रोकल में ऐड कर देना। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है हमारी प्रॉपर्टी, नेक्स्ट टर्म आती है इलेक्ट्रिक पावर। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। पर यूनिट टाइम कितना काम कर रहे हो दैट विल डिपेंड अपॉन योर पावर। जैसे कि आपके अंदर कैपेसिटी है काम करने की, दैट इज एनर्जी। काम करने की कैपेसिटी है एनर्जी, यानी कितना काम कर सकते हो, जितनी आपकी एनर्जी है उतना काम कर सकते हो। बट उस काम को अगर आप जल्दी कर रहे हो यानी टाइम कम ले रहे हो, मीन्स आपकी पावर ज्यादा है। बट अगर आपने ज्यादा टाइम लिया मीन्स आपकी पावर क्या है, कम। ठीक है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क डिपेंड्स अपॉन पावर। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि ये बताओ, अब ये इलेक्ट्रिक सर्किट है तुम्हारा, ये बैटरी लगी हुई है, सपोज यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक बल्ब है, ठीक है, और ये इस तरह से। अब यहाँ पे पावर कहाँ देखने को मिलेगी, ये करंट जा रहा है, यहाँ पे कौन सा वर्क डन हो रहा है पर यूनिट टाइम। यहाँ पे वर्क डन क्या हो रहा है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, क्या वर्क डन हो रहा है वंश? वर्क डन जो पोटेंशियल एनर्जी है, नहीं वर्क को चार्ज को वहां से इनिशियल पॉजिटिव से नेगेटिव जाने में जितना वो नेगेटिव से पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने में जो काम, यहाँ से यहाँ भेजने में इलेक्ट्रॉन के लिए जो काम हो रहा है दैट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो काम तो यहाँ पे चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड तक भेजने का हो रहा है। ठीक है, अब ये काम यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पर यूनिट टाइम आप कितना कर रहे हो, या फिर सिंपली इलेक्ट्रॉन भेजने के लिए आप कितना काम कर रहे हो पर यूनिट टाइम, दैट इज योर इलेक्ट्रिक पावर। अब यहाँ पे देखो, ये बल्ब है 100 वोल्ट का, ठीक है, बल्ब की वोट में लेते हैं ना पावर, इलेक्ट्रिक पावर पड़ी है कि वोट में होती है। 100 वोट पावर है इस बल्ब की, यानी कि इस बल्ब को जूल पर सेकंड 100 जूल एनर्जी चाहिए। इस बल्ब की रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे पर सेकंड 100 जूल एनर्जी प्रोवाइड करो। ठीक है, पर सेकंड 100 जूल एनर्जी अगर आप इसको प्रोवाइड करोगे तब जाके ये ग्लो करेगा। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं आपने बल्ब ले लिया 100 वोल्ट का और जो छोटे आपके पेंसिल सेल आते हैं ना बैटरी, उनसे कनेक्ट कर दिया। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वो भी करते हैं बट उनका इतना पोटेंशियल नहीं है ना, इतना काम नहीं कर रहे ना, वो इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते जितनी इसको चाहिए। इसको पर सेकंड 100 जूल एनर्जी जब तक मिलती रहेगी ये ग्लो करेगा, 100 से कम मिलेगी तो ये ऐसा ग्लो करेगा।
डिम सी हो जाती है जैसे लाइट। क्लियर? तो यहाँ पे काम हो रहा है पर सेकंड एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, पर सेकंड हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। अब वर्क डन देखो, पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा, कितना पोटेंशियल है तुम्हारा, कितना काम तुम कर सकते हो पर यूनिट चार्ज। तो यहां से वर्क हो गया हमारा पोटेंशियल इनटू चार्ज। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो पावर निकल के आ जाएगी V क्यू बाय टी। अब V तो पोटेंशियल है, क्यू बाय टी हो गया करंट, तो V इंटू आई। इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू करंट। हाँ जी, यहां तक समझ आया पावर कैसे बनी? पावर हमने पढ़ी दैट वर्क डन पर यूनिट टाइम होगी, यानी पर यूनिट टाइम जितना काम आप कर रहे हो दैट विल डिपेंड्स अपॉन योर पावर। वर्क डन पर यूनिट टाइम दैट विल, वर्क की यूनिट होती है जूल, टाइम की होती है सेकंड, यानी जूल पर सेकंड, और पावर की यूनिट क्या होती है? वोट होती है पावर की यूनिट, यानी वोट किसके बराबर है? जूल पर सेकंड के, क्योंकि पावर यहीं से तो आएगा, जूल पर सेकंड। अब जूल का मतलब है वर्क या एनर्जी, एक ही बात होता है, वर्क बोलो या एनर्जी बोलो, एनर्जी की ही फॉर्म होती है वर्क। ठीक है, जूल। अब यहाँ पे हमने लिख दिया, फिर वर्क का वैल्यू निकाल के यहाँ पे डाल दी, तो ये बन गया हमारे पास पोटेंशियल इनटू करंट। अब इसी को आप अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हो। देखो, आपको एक चीज पता है दैट V इज इक्वल टू आई आर, तो V की जगह यहाँ पे आई आर भी पुट कर सकते हो, तो ये बन जाएगा I स्क्वायर R। एक ये फॉर्मूला हो गया। और दूसरी टर्म है यहाँ पे आई को लिख सकते हो V बाय आर, V बाय आर बन जाएगा ना I, तो यहाँ पे लिखेंगे V स्क्वायर बाय आर। ये भी पावर का फॉर्मूला बन गया। तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो वैल्यू पूछी है, जो वैल्यू गिवन है, उस हिसाब से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। समझ आ गई पावर? हाँ जी, आप लोगों को आगे समझ? अरुण, तरुण, निवेश? यस मैम। ओके, यस मैम। ठीक। अब पावर तो आपने पढ़ ली, दैट पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। पावर की यूनिट पड़ी वोट, वोट का मतलब है जूल पर सेकेंड, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जूल का होता है ml/T-2, और उसके साथ एक और T-1 जोड़ दो, तो ये बन जाएगा ml/T-3, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वोट। अब नेक्स्ट टर्म है इलेक्ट्रिक पावर। ये दोनों रिलेटेड है वैसे तो, इलेक्ट्रिक पावर नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब पिछले वाला केस देखो, पिछले वाले केस में क्या हो रहा था? हम बात कर रहे थे दैट कि पर यूनिट टाइम हम कितनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, उतना क्या पावर होगा उस बल्ब का या उस इंस्ट्रूमेंट का, उस अप्लायंसेस का। तो यहाँ पे पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी आप दे रहे थे, और ये एनर्जी जो है, ये कौन सी एनर्जी है? ये एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी को अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा दैट वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। सो वर्क कुड बी रिटन एज पावर इनटू टाइम, मींस एनर्जी कुड बी रिटन एज पावर इनटू टाइम। एनर्जी का पता कैसे चलेगा? अब तुम क्या कर रहे हो, एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी दे रहे हो बल्ब को। अब यही काम तुम्हें 10 सेकंड तक करना पड़े तो तुम कितनी एनर्जी दे दोगे? 1000 जूल एनर्जी दे दोगे तुम। तो जितना टाइम बढ़ रहा है, अब ये मान लो यहाँ पे मैंने 100 सेकंड कर दिया, फिर कितना हो गया? ये 10,000, ठीक है, 10,000 हो जाएगा। यानी कि जितना टाइम बढ़ रहा है उतनी ज्यादा तुम पावर ट्रांसफर कर रहे हो, जितनी ज्यादा तुम पावर आगे देते चल रहे हो। ये तुमने क्या किया, एक सेकंड में 100 जूल दी, 10 सेकंड में तुमने कितनी दे दी? 1000 दे दी, 100 सेकंड में तुमने 10,000 दे दी।
तो ये जो तुम ट्रांसफर कर रहे हो ये एनर्जी है। एनर्जी का ट्रांसफर डिपेंड करता है कि उसको कितनी पावर चाहिए पर सेकेंड और तुमने कितने टाइम तक उसको वो पावर प्रोवाइड करी। जैसे कि तुम्हारे पास 100 वोल्ट का बल्ब था, उसको तुमने 10 घंटे जला के रखा, यानी कि 1000 वोट आवर, इतनी एनर्जी तुमने उसको दे दी। ठीक है, और इसी एनर्जी से आगे बनती है यूनिट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी सॉरी। ये जो तुम्हें बिल आता है ना घर पे, ये डिपेंड करता है कि तुमने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कंज्यूम करी है पूरे मंथ में, जो मंथली बिल आता है। और बिल, अब एनर्जी ऐसा तो है नहीं कि हम फालतू में खर्च करें, एनर्जी के लिए हमने चलाए होंगे अप्लायंसेस, बल्ब हो गया, फ्रिज हो गया, जो भी चलाया है। और ये बल्ब फ्रिज को चाहिए होती है पावर चलने के लिए, और जितनी ज्यादा पावर और जितने ज्यादा टाइम तक चलाओगे उतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी उतनी ज्यादा यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी की खर्च होगी। अब एक यूनिट जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी की, एक यूनिट जो है वो 1000 वोट आवर के बराबर होती है, यानी 1 वोट आवर, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 वोट आवर। यानी अगर तुम एक घंटे में 1000 वोट इतनी पावर कंज्यूम करोगे तो तुम्हें 1 यूनिट बिल आएगा। ठीक है, एक यूनिट के बराबर बिजली तुम्हारी खर्च होगी। अब ये जो यहाँ पे हमने ये बनाई, अब पावर का जो फॉर्मूला हमने पीछे बनाया था दैट इज V इंटू आई, तो उसमें T को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा वो एनर्जी। एक फॉर्मूला बनाया था आपने पावर का V स्क्वायर बाय R। अब क्या करो, एनर्जी के लिए इस V स्क्वायर बाय R के साथ T को मल्टीप्लाई कर दो। एक पावर का फॉर्मूला हमने बनाया था I स्क्वायर R, तो एनर्जी के लिए क्या करो, I स्क्वायर RT, I square RT, and this formula I square RT is used to measure heat produced by current। करंट ने कितनी हीट प्रोड्यूस करी है, यानी कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैन बी फाइंड बाय दिस फॉर्मूला I स्क्वायर RT। जैसे कि बल्ब है, पहले आते थे ना येलो कलर के बल्ब, जिनको जलाते थे तो वो थोड़ी टाइम बाद बहुत ज्यादा हीट हो जाते थे। अब ये LED तो इतने हीट नहीं होते, वो येलो कलर की लाइट देते बहुत ज्यादा हीट हो जाते थे। एक टाइम पे अगर आप जला हुआ छोड़ दो उसको काफी टाइम तक तो वो फ्यूज भी हो जाता था, यानी उसके अंदर का जो फिलामेंट होता था वो पिघल जाता था, टूट जाता था। तो उनमें क्या होता था, अब हमें ये पता है कि ये करंट क्या करता है, करंट हीटिंग प्रोड्यूस करता है। अब करंट हीटिंग प्रोड्यूस करता है, ये कैसे पता लगेगा, देखो इतनी सारी हीटिंग रोड, गीजर वगैरह सारी चीजें हम यूज कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे ही चल रही है। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी अपनी फॉर्म चेंज कर सकती है। ठीक है, अब माइक है, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे चलता है। ठीक है, फिर मोटर है, मोटर को देखो तुम, बिजली से चलती है मोटर पानी की, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली जितनी भी चीजें हैं बेसिकली उनमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूसरी एनर्जीज में चेंज हो रही है। वैसे ही हीट भी प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिक करंट से हीटिंग होती है। इलेक्ट्रिक करंट से हीटिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका हीटर, हीटिंग रोड होगी, फिर और क्या है, आयन जो हम प्रेस करते हैं, फिर और गीजर, ठीक है, इंडक्शन वगैरह, जितनी भी चीजें इलेक्ट्रिसिटी से हम हीटिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये सारी जो मटेरियल है इनकी हीट एनर्जी आ कहां से रही है, हीट एनर्जी, करंट चल रहा है ऐसे, बीच में आ गया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ने करंट को रोक लिया,
जितनी देर करंट को रोक के रखेगा उतना, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। समझ रहे हो? जितनी देर करंट को, रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ेगा उतनी ज्यादा हीटिंग प्रोड्यूस होती है। अब जितनी ज्यादा देर करंट एक ही जगह पे रुका रहेगा, एक ही जगह पे रुका रहेगा, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? हीटिंग प्रोड्यूस करता है। तो रेजिस्टेंस का मतलब भी ये है कि करंट को रोक रहे हैं हम, अगर हम रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो हीट एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यानी कि इन सारे मटेरियल्स में जो हम वायर यूज कर रहे हैं उसकी रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए? हाई या कम? हाई, तभी तो ज्यादा गर्म होगा। रेजिस्टेंस, अच्छा, रेजिस्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए? ज्यादा। अब ऐसा भी नहीं है ना कि तुमने हीट प्रोड्यूस करी और चिपक गई वायर ही पिघल के, है ना? ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो रेजिस्टिविटी भी हाई होनी चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। इनमें यूज होती है नाइक्रोम वायर। टंगस्टन भी होती है, टंगस्टन इनमें नहीं होती। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो है नाइक्रोम से भी ज्यादा है। ठीक है, बल्ब जो होता है ना, फिलामेंट वाला बल्ब, बल्ब विद फिलामेंट, that filament is made up of tungsten। ठीक है, क्योंकि टंगस्टन का भी क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, यहाँ पे नाइक्रोम और यहाँ पे यूज कर रहे हैं टंगस्टन। ठीक है, अब इस बल्ब में ना हीटिंग को कम करने के लिए हम नाइट्रोजन या फिर ऑर्गन जैसी गैसेस भी फिल करते थे। ठीक है, नाइट्रोजन या ऑर्गन फिल होती थी उसमें ताकि हीटिंग थोड़ी कम रहे। हाँ जी मैम, फिर वो फ्रीजर वगैरह किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? जैसे कि हमें ये तो पता है ये हीट करते हैं, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी से देखो, इतना ठंडा कैसे करते हैं? उनमें यूज होता है रेफ्रिजरेंट। जो बोलते हैं ना गैस खत्म होगी एसी की या फ्रिज की, R33 Yes, ma'am. या फिर R32, ये नंबर होता है गैस का, फिल करनी होती है। हर एसी में लिखा होता है। ठीक है, उसके साइड में ना एक चिप सी लगी होती है, उसमें लिखा होता है कौन सी गैस उसमें फिल होगी। दैट इज रेफ्रिजरेंट। ये रेफ्रिजरेंट गैस क्या करती है? कूलिंग प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये Okay, रेफ्रिजरेंट मतलब एक, हाँ मैम हम ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी कूलिंग नहीं करती, वो गैस की वजह से होता है। हाँ, पता उसमें भी क्या होता है? उसमें भी हीटिंग प्रोड्यूस होती है। आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे, रेफ्रिजरेंट जो है कूलिंग प्रोड्यूस करेगा और उससे ज्यादा प्रोड्यूस करता है हीटिंग। फ्रिज के पीछे कभी दूर से ऐसे हाथ लेके जाना, बहुत ज्यादा हीट होती है वहां पे, तो वो कूलिंग प्रोड्यूस कर रहा है ये रेफ्रिजरेंट, फिर उस पूरे वर्क डन से प्रोड्यूस हो रही है हीट। इनका प्रिंसिपल अलग होता है निवेश। दे वर्क ऑन रिवर्स हीट पंप। रिवर्स हीट पंप की तरह काम करते हैं। रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया। ठीक है, इसको हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। Yes, ma'am. थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ इस चीज को डिफाइन करता है। ठीक है, Yes, ma'am. इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि इनमें हमें, देखो ये वाली चीजों में नाइक्रोम वायर मैंने इसलिए बोला, इन चीजों को हम काफी टाइम तक इसी हाई टेम्परेचर पे यूज करेंगे। गीजर है, अब गर्म रहता है, आयरन है, प्रेस करते हैं हम, काफी देर तक उसको यूज करते हैं। हीटर को कितनी देर यूज करेंगे? तो उनका टेम्परेचर ज्यादा टाइम तक हाई रहता है, तो उतने टाइम तक वायर भी ऐसी चाहिए ना जो टिकी रहे उतने टाइम तक, इसीलिए फिर नाइक्रोम वायर यूज करते हैं। ठीक है, और बल्ब, फिलामेंट वाले बल्ब में यूज होती थी टंगस्टन। क्लियर? अब ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, हीट एनर्जी निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगाना है, ये मैंने बता दिया। अब इस यूनिट का कंसेप्ट पढ़ लेते हैं कि एक यूनिट बिजली का कंसेप्ट जो है। अब 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 के वोट आर। 1 के का मतलब है 1000 वोट कितने टाइम तक यूज हो रही है? 1 घंटे तक यूज हो रही है, तो 1000 वोट हो गया। अब आर को अगर आप सेकंड में करोगे तो कितना आएगा? 3600 सेकंड। तो ये बन जाएगा आपका 36 इंटू 10⁵ या फिर इसको ऐसे लिख लो 3.6 इंटू 10⁶ वोट सेकंड। वो अब मैंने वोट आर को वोट सेकंड में कन्वर्ट करके लिखा है, यानी इसको एसआई यूनिट में लिख दिया। एक यूनिट को पूछा जाए ना एसआई यूनिट में कितने के बराबर होती है, तो 3.6 इंटू 10⁶। क्लियर?
अब देखो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि एक फ्रिज है, उसकी पावर है 400 वोल्ट, जैसे कि उसको यूज कर रहे हो तुम पर डे 5 आवर पर डे, ठीक है, इतना यूज कर रहे हैं, और उसको यूज करना है मैक्सिमम अप टू 20 डेज। तो 20 दिन बाद कितना बिल बनेगा? तो पावर लिख लो, पावर इंटू टाइम, सिंपल सा, एनर्जी निकालनी है तो पावर इंटू टाइम। पावर कितनी है? 400। टाइम कितना हो गया? 5 घंटे और 20 दिन, 20 5 कितने हो गए? 100 आवर। 100 आवर तो ये हो गया 4000, 40,000, 40, ये क्या है? वोट है, ये तो वोट है, ये आर है, वोट आर। वोट आर को किलो वोट आर में कर देंगे तो यूनिट बन जाएगी, कितनी यूनिट कंज्यूम हुई इलेक्ट्रिसिटी की। ये तो इलेक्ट्रिक एनर्जी है। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट निकालनी है तो क्या करेंगे? 40 किलो वोट आर, यानी कि कितनी यूनिट खर्च करी है? 40 यूनिट खर्च करी है। मान लो 1 यूनिट 4 रुपए की है, तो 40 यूनिट का बिल कितना बन जाएगा? 160, 160 रुपए बिल बन गया। फिर इसी तरह से काउंट होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना, वो इसी तरह से काउंट होगा। अब आजकल गर्मियों में आप देखोगे ना, जो मीटर वगैरह होते हैं हमारे, ठीक है, उनपे ज्यादा लोड पड़ता है, तो उनपे एक लाइट, जो रेड कलर की लाइट ब्लिंक कर रही होती है बार बार, वो क्या बताती है? हाई वोल्टेज हाई लोड बताती है, ठीक है। अब एसी चल रहा है, मान लो घर में 2 एसी चल रहे हैं, फ्रिज चल रहा है, ठीक है, इतनी सारी चीजें चल रही हैं। बाकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होते हैं छोटे मोटे, वो तो इतना लोड नहीं डालते, पर वो भी होते हैं। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, ये जो एसी है, देखो वहां पे अब हमने बाकी सारी चीजें कनेक्ट करी है, यहाँ पे मैक्सिमम के लिए हमने सिर्फ वो डबल प्लग वाला स्विच यूज किया है, इस तरह से जो होता है, जिसमें आगे इस तरह से होता है, ऐसा वाला स्विच यूज किया है मैक्सिमम के लिए। एसी हो गया, फ्रिज हो गया आपका, ये यूएसबी यहाँ पे लगा है, ठीक है, और क्या, माइक्रोवेव हो गया, आयन होगी। इन सब के लिए 3 प्लग वाला क्यों होता है? 3 पिन स्विच क्यों होता है? और एक अर्थिंग ऊपर अलग होता है। एक अर्थिंग ऊपर अलग होती है, क्योंकि ये हाई वोल्टेज पे काम करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले इन्हीं को बंद किया जाता है जब लाइट जाती है या कुछ भी होता है, या फिर घर पे होता है ना, जैसे बिजली चमक रही है, कुछ भी है ना, हाँ सबसे पहले बस एक बार वो बादल गरजने की आवाज सुन जाए, फ्रिज बंद करो। मैक्सिमम ये होता है, ये हाई वोल्टेज पे काम करते हैं, इसीलिए इनमें वो अर्थिंग वाली 3rd वायर जो है वो लगाई होती है। इतनी हाई वोल्टेज पे तो इनको ज्यादा एनर्जी होती है, तो ये अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो ऐसा हो गया, इन केस अगर बिजली गिर गई तो उनपे ऑलरेडी अर्थिंग की वायर लगी होती है वैसे तो, पर फिर भी डर लगता है ना कि खराब ना हो जाए अप्लायंसेस। तो होता क्या है, एक लाइन वायर होती है, एक न्यूट्रल वायर होती है, और एक अर्थिंग वाली होती है आपकी, ठीक है। ये 3 वायर्स होती हैं। ये बेसिकली लाइन वायर जो है ना, वैसे कलर वाइज देखा जाए तो रेड होती है ये, ठीक है, रेड कलर की वायर होती है, और न्यूट्रल तो ब्लैक होगी, और ये वाली ग्रीन कंसीडर, इसको ग्रीन वायर भी बोला जाता है। अर्थिंग वाली वायर है ना, इसको ग्रीन वायर बोला जाता है। हाँ न्यूट्रल, देखो नाम से न्यूट्रल, ब्लैक, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कलर आएगा। ये ग्रीन कलर के। अब रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन तो देखा होगा आपने, है ना, रेड और ब्लैक ऐसे आपस में ऐसे कोइल्ड होती हैं हमेशा। तो होता क्या है, इसमें करंट जाता है, इससे करंट वापस आता है, इस प्लग में ना, इससे करंट गया, इससे वापस आया, मतलब जाता है पूरा अप्लायंसेस को करंट प्रोवाइड करता है, फिर वापस आता है। होता क्या एक्चुअली, ये रेड वायर है ना, रेड वायर, ये कब करंट को फ्लो करेगी? जब इसको दिखेगा कहीं पे पोटेंशियल का डिफरेंस, इसके पास 220 है, इससे कम पोटेंशियल इसको जहां दिखेगा ये उस तरफ भागेगी। तो न्यूट्रल वायर में तो पोटेंशियल 0 होता है, तो यहाँ से जाती है तब ये इस तरफ जाती है, वरना करंट नहीं जाएगा इस तरफ, वरना करंट तो वायर में है, वायर में ही रहेगा। फिर इनको दिखती है न्यूट्रल वायर जिसका पोटेंशियल 0 है, इनका कितना है 220, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन भेजना शुरू करती है फिर ये, तो ये आगे जाते हैं अप्लायंसेस में जो भी अपना काम करेंगे,
इस पोटेंशियल गैप को कम करने के लिए वापस आता है, पर ये ऐसे घूमता रहता है, ऐसे सर्किट आपका चलता रहेगा। और थर्ड, इसी में थर्ड वायर लगी अर्थिंग की, वो एक्स्ट्रा चार्ज की अर्थिंग के लिए होती है। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को भी? समझ आ गया इतना? यस मैम। ओके, अब ये जो, एक मिनट, इलेक्ट्रिक पावर है और इलेक्ट्रिक एनर्जी है, दोनों का कंसेप्ट समझ आ गया? इलेक्ट्रिक पावर है कि आप किसी भी अप्लायंसेस को पर सेकंड कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करोगे उतनी ज्यादा यूनिट आपकी कंज्यूम होगी। हीटिंग इफेक्ट भी देख लिया। अब आती है बात फ्यूज वायर की। फ्यूज वायर भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे ही चलती है। अब तो खैर ऑटोमेटिक फ्यूज आने लग पड़े हैं। ऑटोमेटिक फ्यूज में एमसीबी क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। कब? जब वोल्टेज हाई हो जाती है। एमसीबी डाउन होने का मतलब है सर्किट आपका कट हो जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, फ्यूज वायर बनी होती है टीन प्लस लेड, यानी कि ये एक एलोय है। एलोय का मतलब है दो चीजों की मिक्सिंग से बना प्रोडक्ट। ठीक है, टीन और लेड। टीन और लेड के एलोय से बनती है फ्यूज वायर। फ्यूज वायर इज ऑफ हाई रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी होती है इसकी, और लो मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट होता है लो। अब मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होता है? देखो, जितनी जल्दी ये पिघलेगी उतनी जल्दी सर्किट ब्रेक होगा, और हमें तो सर्किट को ही ब्रेक करना है, बिकॉज पोटेंशियल, इस पोटेंशियल पे हमारे अप्लायंसेस अप्रोक्स काम करते हैं। अगर इससे ज्यादा पोटेंशियल आ गया तो अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं। तो जब इससे ज्यादा पोटेंशियल आएगा तो ज्यादा करंट आएगा। अब करंट के आते ही इसकी रेजिस्टिविटी हाई है, ये मैक्सिमम करंट को रोकने की कोशिश करेगी, करंट को रोकेगी तो क्या होगा? हीटिंग होगी। हीटिंग होगी और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो फिर ये जल्दी पिघल जाएगी। जल्दी पिघल जाएगी तो सर्किट टूट जाएगा, सर्किट को ब्रेक कर देगी, तो अप्लायंसेस जो हैं वो बच जाएंगे। पर कई बार क्या होता है, फ्यूज वायर की जो थिकनेस है अगर वो ज्यादा हो जाए तो ये ब्रेक नहीं होता टाइम पे, है ना, और इफेक्ट पड़ता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पे। और कुछ लोग क्या करते हैं ना, बिजली की चोरी करते हैं ना, डायरेक्ट कनेक्शन ले लेते हैं, जहाँ पे हाई सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी की, वहीं से डायरेक्ट कनेक्शन घर के लिए ले लेते हैं। ले तो लेते हैं, बट ये क्या होती है, हाई वोल्टेज पावर पे, हाई वोल्टेज पावर को डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते हैं घर से। ठीक है, अब घर से डायरेक्ट कनेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद क्या होता है, जल जाते हैं अप्लायंसेस। तो ये सेफ नहीं है, जुर्माना लगता है इस पे लाखों के हिसाब से, बिजली की चोरी पे। अब जिनकी ऐसे हम्म, मैम जैसे आप बता रहे हो बिजली की चोरी करते हैं, इसमें एक वो लगा दे फ्यूज या फिर एमसीबी, तो ये थोड़ी मीटर से कनेक्ट होगा। तब चोरी कर रहा है मतलब अपने जो घर का उसका सर्किट है, मीटर है, उससे थोड़ी कनेक्ट करेगा। ठीक है, मीटर से कनेक्ट क्यों करते हैं हम? यूनिट काउंट हो। ये हाँ, और ये क्या करते हैं, जिनकी ज्यादा बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो ज्यादा ये काम करते हैं कि फिर इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो कम देना पड़ता है। तो क्लियर हो गया इतना? बताओ, इतने में कोई डाउट है? सबको क्लियर है? यस मैम। हाँ जी, तो क्या क्या पढ़ लिया हमने इलेक्ट्रिसिटी में? ऑलमोस्ट सब कुछ ही पढ़ लिया। एनडी के बेसिस पे तो हमने सब कुछ पढ़ लिया इस चैप्टर का। एक चीज रह गई, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है? एक डिवाइस होता है आपका कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम है स्टोरेज ऑफ चार्ज। चार्ज को स्टोर करने का काम करता है कैपेसिटर। ठीक है, अब
फिर इस कैपेसिटर का निकालते हैं हम कैपेसिटेंस, जैसे रजिस्टर का निकलता है रेजिस्टेंस, वैसे ही कैपेसिटर का होता है कैपेसिटेंस। एंड कैपेसिटेंस विल डिपेंड्स अपॉन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, नहीं वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना कम क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। बेसिकली कैपेसिटर को ना सर्किट में कनेक्ट होता है, इस तरह से दिखेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कुछ इस तरह से होती है, एक साइड एक प्लेट होती है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक साइड पे एक प्लेट होती है जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, इस तरह का मटेरियल होता है। तो फिर इसी के अंदर क्या हो जाता है, इसी के अंदर चार्ज की स्टोरेज होगी। अब कई बार इसके बीच में ना डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, डाई इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, इंसुलेटर्स होते हैं। डाई इलेक्ट्रिक जो है ना बेसिकली इंसुलेटर होते हैं, बट जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है ये पोलराइजेशन कर लेते हैं अपनी। जैसे बीच में यहाँ पे मैंने एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है, इस तरफ नेगेटिव, तो ये अपनी पोलराइजेशन कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, इस तरफ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, तो इसके अंदर भी क्या बन गई, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। है ये इंसुलेटर, बस इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। ये कंडक्ट नहीं करेगा पर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी इसके अंदर, यहाँ पे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, और बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलग हो। समझ गए? ठीक है, तो इसी तरह से फिर इसमें क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा और चार्ज की स्टोरेज होगी। ये कैपेसिटेंस निकालना है। अब जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा, ये डाई इलेक्ट्रिक का कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, जैसे बोल दिया कि ये कैपेसिटेंस है किसी डाई इलेक्ट्रिक का, तो उस सर्किट का कैपेसिटेंस भी उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, अब पर एक चीज का ध्यान रखना, कई बार ना सर्किट में ऐसे गिवन होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ कैपेसिटर है, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है, इस तरह से ऐसे, और आपसे पूछा जाए टोटल रेजिस्टेंस बताओ, तो आपको दोनों को काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। देखो यहां से जब चार्ज जाएगा, इस वाले में भी जाएगा, इस वाले में भी जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ये वाला तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर कर लेगा अपने पास। ठीक है, ये वाला क्या करेगा, आगे पास करेगा, तो यही वाला रेजिस्टेंस वर्क करेगा। सिर्फ इसका क्या किया, कैपेसिटर ने इसके चार्ज को अपने पास स्टोर कर लिया। जिस रेजिस्टेंस के रास्ते में कैपेसिटर आ जाए ना, उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी फिर, तो इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे, इसी को देखेंगे। ये आया था सीडीएस में, आया था शायद ये क्वेश्चन। क्लियर? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और कुछ पूछना है तो पूछ लो। मैम हाँ जी, मैम वो आप एक बार टेस्ट दोबारा भेज दोगे, मेरे से ना गलती से डिलीट हो गया शायद, वो मिल नहीं रहा ग्रुप में। क्या भेजना है दोबारा से? मैम वो जो आपने कल टेस्ट भेजा था। ठीक है, बट आपने तो मुझे कर सॉल्व करके भेज नहीं दिया था। नो मैम, मैंने बोला था मैं आपको बाद में भेज दूंगा आपने बोला था 9 9 बजे तक, भेज बट दूंगा, बट ग्रुप में मुझे लगा आपने भेज दिया। नो मैम नहीं भेजा। ठीक है, मैं भेज दूंगी। ठीक है, यस मैम, यस मैम। तो अच्छा, ये किसी और चीज का टेस्ट भेजा था आपने? यस मैम। ओके निवेश, में भेज दूंगी आपको। ठीक है, यस मैम। ओके। थैंक बाकी यू मैम। कुछ पूछना है? बोलो कुछ पूछना है तो। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। यस मैम, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू।